नमस्कार प्यारे छात्रों, आप सभी का पीटीज आईएएस एकेडमी की नॉलेज लेक्चर सीरीज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी इस नॉलेज लेक्चर सीरीज में आज हम हमारे 18th लेक्चर पर आ गए भैया। देखते ही देखते वी आर ऑन द 18th लेक्चर और ये आज का हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी का समय आ गया है। ये इसका छठा सेशन होगा। तो अभी तक दोस्तों हमने 6 सेशन जो है इकोनॉमी के ले लिए हैं, 6 सेशन जो है साइंस और टेक्नोलॉजी के ले लिए हैं और 6 सेशन जो है एनवायरनमेंट इकोलॉजी के हो गए। ये हमारे 18 सेशन पूरे हो गए। अब इसके बाद मैं आपसे सोमवार को भेंट करूंगा। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अब 6 सेशन में नेक्स्ट वीक आपके लिए बराबर लेकर आऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर बात करेंगे, एक्सटिंक्शन इवेंट्स, विलुप्तीकरण की घटनाएं। पृथ्वी का जो 450 करोड़ साल का इतिहास रहा, उसमें कब कब स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हुआ, क्यों हुआ, जो नॉर्मल एक्सटिंक्शन होता है वो क्या है और जो मास एक्सटिंक्शन होता है वो क्या है। और 3 साल पहले जो प्रीलिम्स में सवाल आया था, एंथ्रोपोसीन, होलोसीन, ये सब क्या है। तो ये जो है एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और वैसे भी टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग। तैयार है आप सभी? शुरू करें। तो ये हमारा डेफिनेशंस में चौथा टॉपिक हो जाएगा, एक्सटिंक्शन इवेंट्स में। आप सभी हमारे अनुभव का पूरा पूरा लाभ ले, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये सिलेबस है एनवायरमेंट इकोलॉजी का, इसी को हम कवर कर रहे हैं प्रीलिमिनरी में और GS3 में, दोनों में ये आपको बहुत बहुत काम आएगा। बहुत अच्छे से पढ़ते चलें, देखते चलें, समझते चलें। प्यारे साथियों, 6 जुलाई से एसएनटी क्रैकर कॉम्बो कोर्स हमारा ऑन हो जाएगा। आज के आज एनरोल करें, टीम से बात करें। और 8 जुलाई से इकोनॉमी क्रैकर। ये जो दोनों कोर्सेस हैं ये आपको बहुत अच्छे से यूपीएससी का ये सिलेबस एकदम प्रोफेशनल तरीके से कवर करवाते हैं। और कॉम्बो कोर्स में आपको दूसरे कोर्सेज का बहुत बढ़िया हाई वैल्यू पैकेज मिलता है। आई होप टू सी यू देयर। शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 ऑफ एनवायरनमेंट इकोलॉजी। सबसे पहले देखेंगे मास एक्सटिंक्शन इवेंट होते क्या हैं, फिर देखेंगे पृथ्वी के इतिहास के 5 दरअसल 6 हैं क्या। अब आप बोलेंगे सर 5 दरअसल 6, तो भैया वो जो छठा था ना वो सबसे पहले वाला था और उसको ये 5 में गिना नहीं जाता है। क्यों? वो इनका डैडी था। ऐसा क्या कर दिया उसने, उसमें एक बहुत ही जादुई चीज बन गई थी पृथ्वी पे, जिसको प्रीलिम्स वालों ने पूछा था, सायानोबैक्टीरिया। समझ में आ गया? इसके ऊपर सवाल बना था प्रीलिम्स में। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस सायानोबैक्टीरिया आल्सो एंड हाउ दे वर द वेरी फर्स्ट क्रिएटर्स ऑफ द फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन इवेंट। बहुत मजेदार है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन और फाइनली एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। तो शुरू हो जाए दादा। व्हाट आर मास एक्सटिंक्शन इवेंट्स? दोस्तों, सबसे पहले तो पृथ्वी का पूरा इतिहास देख लो। 4.6 बिलियन ईयर्स यानी 456 करोड़ साल पहले पृथ्वी बनी और वहां से अभी तक, ये जीए का मतलब होता है गीगा ईयर्स अगो और 1 गीगा वुड बी 1 बिलियन। तो अभी तक कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई ये आपके सामने है। इन्हीं सब चीजों को हम पढ़ने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर के बाद माइक्रो लेवल पर, और ये मजेदार है। और अगर आप देखते हैं इतनी बड़ी पृथ्वी के इतिहास में होमो स्पीसीज, आप और हम सारे, हमारे सारे जो पूर्वज आके गए, अलग अलग कजिन्स आके गए, वो यहां पर है। मतलब अगर पूरी पृथ्वी 24 घंटे की मैं मान लूं तो होमो सेपियंस का एग्जिस्टेंस 1 या 2 मिनट का है मुश्किल से, तो हम कहीं भी है ही नहीं। लेकिन ये द फैक्ट दैट आज हम एंथ्रोपोसीन की बात कर रहे हैं शुड मेक अस रियलाइज व्हाट ग्रेट डैमेज वी हैव रॉट अपॉन दिस प्लैनेट। मास एक्सटिंक्शन में जो जनता में अवेयरनेस फैलाने का काम हुआ वो एलिजाबेथ कोलबर्ट की इस किताब से हुआ। पुलित्जर प्राइज इसको मिला, द सिक्स्थ एक्सटिंक्शन। तो हम कहते हैं ना पृथ्वी पर अभी तक 5 बड़े एक्सटिंक्शन हुआ, उसके पहले एक एंशिएंट एक्सटिंक्शन था सायानोबैक्टीरिया का, वो हम देखेंगे। 5 बड़े हुए और आज हम इंसान एक छठा मास एक्सटिंक्शन कर रहे हैं। इसके ऊपर ओपिनियन डिवाइडेड है। आधा विज्ञान कहता है कि शायद नहीं, आधे वैज्ञानिक कहते हैं कि शायद हां। तो ये एंथ्रोपोसीन शब्द कंट्रोवर्शियल है, इनफॉर्मल शब्द है। इसको फॉर्मली किसी जियोलॉजिकल टाइम के डिवीजन के लिए यूज नहीं किया गया है, लेकिन इसको अखबारों में सब तरफ यूज करते हैं क्योंकि इस तरह की किताबों ने उसको काफी पॉपुलर किया। और वो अच्छी बात है क्योंकि लोगों में क्लाइमेट चेंज के प्रति और दूसरी एनिमल स्पीसीज के प्रति अवेयरनेस जगाने के लिए तो ये करना बहुत आवश्यक होता ही है। इस किताब में 2014 की नॉन फिक्शन किताब में एलिजाबेथ कोलबर्ट कहती हैं कि पृथ्वी पर होमोसेपियंस महाविनाश ला चुके हैं। समझ में आया आपको? ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में एक दिन सुबह शुभ मुहूर्त देख के विनाश लाएंगे, वो मुहूर्त आ चुका है। और पिछले 100 सालों से द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हैज एक्सेलरेटेड एंड द ओनली मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज द होमो सेपियन। समझ में आ गई बात आपको? अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं।
मास एक्सटिंक्शन के इवेंट होते क्या हैं? अगर कोई हमसे ये पूछे कि भैया वृहद स्तर पर विलुप्तीकरण की घटना जो है ये घटना है क्या, तो इसकी जो एक औपचारिक परिभाषा आपके सामने होगी, नोटबुक में ये सब लिखते चलिएगा। वैसे मैं आपको सारे पीडीएफ तो डाउनलोड के लिए दे रहा हूँ, आप सारा डाउनलोड कर रहे हैं ना अच्छे से, और अपना पूरा एक लाइब्रेरी क्रिएट कर ही रहे होंगे। गुड, क्योंकि ये सीरीज हमारी बहुत लंबी जाने वाली है। हाँ, और अगली क्लास मंडे को आएगी और अगले हफ्ते में आपको पूरे 6 सेशन देने वाला हूँ। दोस्तों, एनी एक्सटिंक्शन इवेंट विच इज अ बायोटिक क्राइसिस, हमने इससे पहले बायोटिक और एबायोटिक पढ़ा था, याद है ना आपको, जैविक और अजैविक कारक। एनी एक्सटिंक्शन इवेंट इज अ वेरी रैपिड डिक्रीज इन द बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ। पृथ्वी पर मौजूद जैव विविधता में अचानक से आई गिरावट को विलुप्तीकरण की घटना कहा जाता है। अब बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है? द वैरायटी ऑफ लाइफ प्रेजेंट ऑन अर्थ पर स्क्वायर यूनिट एरिया, प्रति वर्ग यूनिट एरिया जो है आपका, उसमें कितना जीवन मौजूद है, माइक्रोबियल लाइफ, मैक्रो लाइफ, वेजिटेशन, वो बायोडाइवर्सिटी का पैमाना होता है। भारत इसमें काफी प्रचुर है, ओवरऑल हमारे यहाँ वैसे हॉटस्पॉट्स भी काफी हैं। कब होता है मास एक्सटिंक्शन का इवेंट? ये तब होता है जब विलुप्तीकरण की दर, रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, रेट ऑफ स्पीसीएशन से कई गुना बढ़ जाती है। जिस गति से नई प्रजाति पैदा हो रही है, मैं आपको एवोल्यूशन पे एक डिटेल लेक्चर कराऊंगा, वो मैं कराऊंगा, वो मेरा वादा है आपसे, तो वो हम जरूर करेंगे। द रेट ऑफ स्पीशिएशन कम हो जाता है और रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बढ़ जाता है, तो अचानक से पूरी पूरी प्रजातियां गायब होती हैं। अब हमने आपके साथ क्या बात की थी? फूड चेन और फूड वेब, याद है? आपके साथ पूरा ट्रॉफिक कास्केड की बात हुई थी, याद है ना? भूल तो नहीं गए? तो बताओ कमेंटेड में क्या था ट्रॉफिक कास्केड। एक गायब हुआ तो उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भगवान जाने किस ट्रॉफिक लेवल पर दिखाई देंगे। और मास एक्सटिंक्शन में तो पूरी 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 सैकड़ों प्रजातियां गायब हो जाती हैं। तो जो बायोस्फीयर है, जैव मंडल, याद है ना? कितने मंडलों की बात हुई थी भैया? 5 मंडल हमने देखे थे, कौन से थे बताइए? बायोस्फीयर को शॉक लगता है क्योंकि मैक्रो स्पीसीज लेवल पर पूरे पूरे इकोलॉजिकल नीश खाली होने लगते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब ये कब होते हैं? अभी तक जो बड़े 5 माने जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने पहला इंट्रोडक्शन आपको राइट साइड में दिया है। लेट ऑर्डोविशियन, लेट डेवोनियन, परमियन, जुरासिक, क्रिटेशियस। तो तब पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स कहते थे, वो पीछे चित्र में आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बात पता है ना कि आपके पैर के नीचे की धरती खिसक रही है? अब ये तो हिंदी का बड़ा अच्छा मुहावरा है, उसके पैरों की धरती, तले की धरती खिसक गई। अगर ऐसा है तो पृथ्वी पे मौजूद हर आदमी के पैर के नीचे धरती हर सेकंड खिसक रही है। आपको पता है ना, टेक्टोनिक प्लेट्स लगातार चल रही हैं पृथ्वी की। भारत की पूरी प्लेट पहले मेडागास्कर के साथ चिपकी हुई थी 6.5 करोड़ साल पहले, फिर कुछ बहुत बड़े धमाके हुए और भारत की प्लेट टूट गई और ऊपर की तरफ भागी, और वहां से जब निकल रही थी तो रीयूनियन आइलैंड में विस्फोट हुए। 30,000 सालों तक ज्वालामुखी फटते रहे, भारत की प्लेट ऊपर से गुजर रही थी। पूरा दक्कन का लावा वहीं से तो निकला है। तो पूरे लावा के पठार जो बने हैं वो रीयूनियन आइलैंड के वॉल्केनो से 30,000 साल के विस्फोटों से बने, और भारत की प्लेट आई और दे धुड़ुम यूरेशिया में टकरा गई, और भारत आज भी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये शी जिनपिंग जो इतनी अकड़ में चलता है ना, 2 करोड़ साल में भारत की प्लेट चाइना से ऊपर निकल जाएगी। वो ठीक है, अभी हम थोड़ी दिक्कत में हैं, लेकिन अभी चाइना को 2 करोड़ साल में रौंदते हुए हम आगे निकल रहे हैं। तो ये बता देना शी जिनपिंग को, हाँ बता रहे हैं आपको। तो क्या होता है दोस्तों कि आप देख रहे हैं पीछे के पूरे कॉन्टिनेंट्स के स्ट्रक्चर ही बदल जाते हैं, बिकॉज द टेक्टोनिक प्लेट्स ऑफ द प्लैनेट आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन। एनीवे, जितने भी जीवाश्मों का अध्ययन किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें यह पता चल गया है कि इसका कोई फिक्स रेट तो होता नहीं है। बैकग्राउंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन इज अबाउट 2 to 5 टैक्सोनॉमिक फैमिलीज ऑफ मरीन एनिमल्स एवरी मिलियन ईयर्स। ये थोड़ी तकनीकी भाषा है, घबराइएगा मत। मरीन फॉसिल्स आर मोस्टली यूज्ड टू मेजर एक्सटिंक्शन रेट। होता क्या है, जितने भी समुद्री जानवर हुए हैं आज तक पृथ्वी पर, उनके जो फॉसिल्स बनते हैं वो बहुत ही बढ़िया बनते हैं कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और इसलिए वैज्ञानिकों ने जितने मरीन फॉसिल्स, अब जैसे कि ट्राइलोबाइट्स हो गए, इतने बढ़िया उनके जीवाश्म मिले जिससे उस समय के जीवन के बारे में सब पता चल जाता है। टेरेस्ट्रियल भी बहुत काम आते हैं जैसे डायनासोर्स वगैरह के, लेकिन मेरीन थोड़े से बेटर माने जाते हैं। तो पृथ्वी पर कौन से 5 मास एक्सटिंक्शन आए हैं? इससे पहले कि मैं पृथ्वी के 5 मास एक्सटिंक्शंस की आपके साथ बात करूं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको मैं इन सबके पहले जो पहला एंशिएंट एक्सटिंक्शन आया था वो बताना चाहूंगा। पृथ्वी बनी 455 करोड़ साल पहले।
उसकी यात्रा में एक इवेंट हुआ, द ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट, GOE। इसको ऑक्सीजन होलोकॉस्ट कहते हैं। सोचिए मतलब क्या शब्द है, यानी ऑक्सीजन बनने से पैदा हुआ महाविनाश। पृथ्वी पे पहले तो ऑक्सीजन था ही नहीं। अरे भाई पृथ्वी पे तो पानी भी नहीं था। पानी तो सारा बाहर के कॉमेट और मीटियोराइड आके बुड़ुम 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 गिरते रहे लाखों सालों तक। तो वो जो लेट ग्रेट बॉम्बार्डमेंट था उसमें करोड़ों करोड़ों धूमकेतु गिरे, उल्कापिंड गिरे, वो अपने साथ पानी लेकर आए। पृथ्वी का सारा पानी बाहर से आया है। पृथ्वी जब बनी तो पत्थर ही थी ना, पानी यहां थोड़ी ना बना है। और जितना आज ओशंस में पानी है उससे दोगुना पानी पांव के नीचे हमारे सबटेरेनियन ओशंस में, ये भी ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। तो जब हमारे यहां पहली बार पृथ्वी पर ऑक्सीजनेशन हुआ, उससे पहले के जो जीव थे वो कार्बन डाइऑक्साइड पे जीते थे। तो ऑक्सीजन आने से तो पृथ्वी पे व्यापक स्तर पे मौत ही मौत हो गई सब तरफ। और ऑक्सीजन यानी डाई ऑक्सीजन पहली बार जब पृथ्वी के वायुमंडल में बड़े स्तर पर आई, आज वैज्ञानिक कहते हैं कि यह 245 करोड़ साल पहले हुआ। और उस पीरियड का नाम है साइडीरियन पीरियड। प्रोटेरोजोइक इयॉन में साइडीरियन पीरियड 245 करोड़ साल पहले पहली बार ऑक्सीजन बहुत आया। और उसके पीछे का जो खलनायक, जी हां मैं हूं खलनायक, सायानोबैक्टीरिया। वैज्ञानिकों ने इनका नाम सायानोबैक्टीरिया इसलिए रखा क्योंकि ये बहुत ही सयाने थे। भाई जो पृथ्वी पर इतना ऑक्सीजन दे वो तो सयाना ही हो सकता है। सायानोबैक्टीरिया समझ में आया आपको? नहीं मैं सीरियस मजाक नहीं कर रहा हूं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब ये एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन शुरू हुआ तो पृथ्वी का जो ओरिजिनल गैसियस बैलेंस था वो टूट गया। आपको समझ में आ गया? जितने भी एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स थे वो बेचारे तड़प तड़प के मर गए और बिल्कुल ही नए तरह के ऑर्गेनिजम्स के आने का रास्ता साफ हो गया। आप और हम मल्टी सेल्यूलर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं। समझ में आया? हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और हम बहुत एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर एरोबिक नहीं हो और एनारोबिक हो तो इतना जटिल जानवर बन ही नहीं सकता है। आपको बात समझ में आया? कॉम्प्लेक्स एनिमल्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट ऑक्सीजन ऑन दिस प्लैनेट। विदाउट ऑक्सीजन तो बिल्कुल सिंपल यूनिसेल्युलर क्रीचर्स ही हो सकते थे जो पहले होते थे। समझ में आया आपको? समुद्रों में जो सायानोबैक्टीरिया आए जो बहुत सयाने थे, वो ही धीरे 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 मैक्रोस्कोपिक फॉर्म में आगे बढ़ते चले गए और शायद इन्होंने ही ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से बनाई होगी। समझ में आ गया आपको? ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट आने से पहले अगर इन्होंने कोई फ्री ऑक्सीजन बनाई हुई थी तो वो एक्चुअली पानी में घुले हुए आयरन ने पकड़ ली थी और इसलिए वो एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाती थी। लेकिन फिर परिवर्तन आया और एक ऐसा समय आया कुछ करोड़ साल का कि ये इतने बढ़ गए कि पूरे वातावरण में ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। इंसोलेशन का क्या अर्थ होता है कमेंट में बताइए। दोस्तों आपको इन लेक्चर्स में मज़ा तो आ रहा है ना? आपको ये ज्ञान की गंगा अच्छी लग रही है ना? क्योंकि मैं थोड़ा साइलोलेस अप्रोच लेके पढ़ाता हूँ, सारे टॉपिक्स कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट डेफिनेटली डिजर्व बेटर। दे डिजर्व अ फ्री थिंकिंग अप्रोच। ऐसा नहीं है कि एनवायरनमेंट पढ़ रहे हैं तो हम दूसरी चीज़ें बिल्कुल भुला दें। हमें उसमें जो पूरी मिस्ट्री होती है साइंस में, उसको पढ़ने में जो एक आनंद होता है, ये आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो लोग फिर उसको एक सब्जेक्ट की तरह घोटे मार मार के जाते हैं, रट्टे मार मार के जाते हैं, मग्गे लगा के जाते हैं। उससे कुछ मैं आईआईटी में पढ़ता था तो हमारे यहाँ यूज़ करते थे मग्गे लगा रहा है, मतलब रटना मग्गे लगाना, वो आईआईटी की भाषा हुआ करती थी। एनीवे, तो ये हैं सायानोबैक्टीरिया। अगर आप प्लांट्स में मिलने वाले क्लोरोप्लास्ट को कंपेयर करोगे इन बैक्टीरिया से तो इनके बीच का अंतर आपको दिखेगा। पृथ्वी पर आए सबसे पुराने जीवों में ये सायानोबैक्टीरियाज हैं। ये आज भी जिंदा हैं और इन्होंने ही ऑक्सीजन बनाई और मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स क्रिएट किए जिससे वो सारे जीव आगे आ पाए जो ऑक्सीजन की सांस लेते हैं। समझ में आया? ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि यूकैरियोट सेल्स जब आए, यूकैरियोट्स क्या होते हैं मैंने आपको प्रो वर्सेस यूकैरियोट बता दिया था। यूकैरियोट वो होते हैं जिनमें एक ट्रू न्यूक्लियस होता है। इनके आने के 100 करोड़ साल पहले सायानोबैक्टीरिया ये कमाल कर चुके थे। आपको बात समझ में आई? तो ये है ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट और सायानोबैक्टीरिया का कमाल। तो प्रीलिम्स में इसके ऊपर एक बहुत सरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुका है। तो पृथ्वी का पूरा खेल आपके सामने है। ये एक बहुत सरल भाषा में सरल एक बार ग्राफ बना के दिखा दिया, टाइम चार्ट दिखा दिया। सिर्फ इसको रिवीजन करके आप देख सकते हैं। ऑक्सीजन पृथ्वी पे कब कितना रहा?
पिछले 350 करोड़ साल में, उसके पहले तो था ही नहीं। हम यहां पे खड़े हैं आज की तारीख में, और ऑक्सीजन का लेवल हमने वहां पर 100 मान लिया है ना। अल्टीमेटली तो रिलेटिव ही है ना, आज को अगर आप 100% मानोगे। अब आप देखो अलग अलग समय पर जब यहां से कहानी शुरू हुई तब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं होता था, ऑक्सीजन इस तरह से घोल लिया जाता था, आयरन उसको पकड़ लेता था वगैरह वगैरह वगैरह। एक पूरा पीरियड ऐसा था पृथ्वी का, पूरे पृथ्वी पे जंग लगा हुआ था। वो रस्ट पीरियड भी आया है पृथ्वी का, अरे गजब के पीरियड रहे भैया, पूछो मत। और फिर उसके बाद इसे कहा जाता है ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। समझ में आया? तो ये ऑक्सीजन जो है ये अलग अलग समय पे अलग अलग रही। अब मैं आपसे एक बहुत मासूम सवाल पूछने वाला हूं। ये मासूम सवाल बड़े डेंजर होते हैं भैया। डायनासोर्स क्यों इतना जबरदस्त कमाल करके गए? वाई वर डायनासोर्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल लार्ज एनिमल्स एवर? करोड़ों सालों तक एक छत्र साम्राज्य उन विशाल छिपकलियों का रहा। डायनासोर का मतलब ही होता है विशाल छिपकली। हर तरह के इकोलॉजिकल नीश में घुस गए, पानी में, आसमान में, जमीन पे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, और सब में 100-100 प्रजातियां। ऐसा क्या हुआ कि डायनासोर्स इतने सफल हुए, बाकी सबको दब के रहना पड़ा जब तक डायनासोर थे? वो तो गनीमत है उस पत्थर का जो नीचे आ गया और वो सारे मारे गए। तो हमारे सबसे पहले एंसेस्टर्स जो मैमेलियन श्रूज थे वो थोड़े बाहर निकले, बड़े होने शुरू हुए, और वहां से जो एवोल्यूशन शुरू हुआ। तो संदीप मानोता ने आपको आईएएस का लेक्चर पढ़ा रहा, नहीं तो हम सब अभी जंगल में पड़े होते, डायनासोर घूम रहे होते यहाँ। तो मेरा सवाल है आपसे कि आखिर डायनासोर इतने सफल क्यों हुए? जवाब ढूंढ के बताना। वैज्ञानिक जब इस तरह का रिसर्च करते हैं तो उनको इस तरह के बहुत सारे सवालों से रूबरू होना पड़ता है कि ये यूकैरियोट्स आए कहां से? आप और हम, हमारे जो मूल सेल्स हैं, ये आए कहां से? तो ओवर इयॉन्स कैसे एक दूसरे को कैप्चर करते करते। दोस्तों एक बात बता दूं आपको, आपके शरीर में जो खरबों कोशिकाएं हैं, वो जो एक कोशिका आप निकालोगे, सेल का डायग्राम बनवाते हैं ना टीचर स्कूल में, उसके अंदर जो अलग अलग एलिमेंट हैं पहले दिन से सारे अंदर थोड़ी थे, ये तो पकड़ पकड़ के सेल के साथ जुड़े हैं। कभी कोई एक जुड़ गया, माइटोकॉन्ड्रिया सारे बाहर थे, वो सब आके अंदर जुड़े बाद में, पावर हाउस ऑफ द सेल्स। तो आज की ह्यूमन बॉडी का जो एक सेल होता है उसके सारे एलिमेंट नेचर में अलग अलग थे, वो सब जुड़े और फिर जाके ये एवोल्यूशन शुरू हुआ। एक्सीडेंट? तो ये सब एक्सीडेंटल है, इसके कोई नियम तो है नहीं। तो ये तो होता गया भाई, कौन से केमिकल अवेलेबल थे, कौन सी गैसेस अवेलेबल थी, सोलर इंसोलेशन क्या था, पृथ्वी पे क्या धमाके हो रहे थे, प्लेटें कैसी चल रही थी और केमिस्ट्री क्या चल रही थी, ये सबकी यूनिक कॉम्बिनेशन से जानवर बनते गए। तो जब लोग कहते हैं कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और जीवन होगा, मैं कहता हूं 100% होगा। हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए, लेकिन हमसे वो 100% अलग होगा या 100% सर्टन होगा, बिकॉज द सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स विच हैव लेड टू यू एंड मी हियर एंड विच विल कीप लीडिंग टू मेनी अदर थिंग्स इन द फ्यूचर विल बी कंप्लीटली डिफरेंट ऑन सम अदर प्लेनेट समवेयर। तो ये सोचना कि हमारे जैसे लोग वहां मिलेंगे वो इम्पॉसिबल है, कम से कम हमारे यूनिवर्स में। पैरेलल यूनिवर्सेस की थ्योरी कुछ अलग बात बोलती है, अभी आज उसमें नहीं जाएंगे, आगे कभी आपको बताएंगे। अगले सप्ताह जब मैं आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लूंगा, पहले इंडियन इकोनॉमी आएगी, फिर साइंस एंड टेक। इंटरस्टेलर मूवी का पूरा एनालिसिस 30 मिनट में देने वाला हूं। अब आप बोलेंगे सर आईएएस की एग्जाम में कोई मूवीज थोड़ी पूछते हैं, ब्लैक होल तो पूछते हैं ना। हाँ बस, तो ब्लैक होल पढ़ाएंगे आपको। सैटर्न के बारे में तो पूछते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के बारे में तो पूछते हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। सब पढ़ाएंगे 30 मिनट में। इंटरस्टेलर का पूरा एनालिसिस नेक्स्ट वीक आपके लिए। ठोको ताली, बोलो संदीप सर जिंदाबाद। और उसके पहले मूवी देख लेना रे, नहीं तो फिर बोलोगे सर ये कौन सी मूवी थी। ऐसा मत करना यार भाई। 5 मास एक्सटिंक्शन इवेंट आपके सामने है। पहला ऑर्डोविचियन सिल्यूरियन एक्सटिंक्शन इवेंट, ये रहा, ये पहला एक्सटिंक्शन इवेंट था। 70-80-85% स्पीसीज गायब हो गई पृथ्वी से, फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है ना। दूसरा मास एक्सटिंक्शन इवेंट लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन, ये रहा, जबरदस्त एक्सटिंक्शन हुआ। समझ में आया? एक्सटिंक्शन रेट है वाई एक्सिस पे, फैमिलीज पर मिलियन ईयर्स। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जियोलॉजिकल टाइम। प्यारे दोस्तों, ये डेफिनेशन है, यानी भूगर्भीय समय, जियोलॉजी। ह्यूमन बीइंग्स कितने साल जीते हैं? 70, 80, 85, 90। हमारी पृथ्वी के लिए 70 साल, 80 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, ये मतलब ऐसे पलक झपकाने वाले खेल हैं। तो वी ह्यूमन बीइंग्स कैन नॉट एक्चुअली थिंक इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स, लेकिन अल्टीमेटली विज्ञान को तो सोचना ही पड़ता है।
तो जब हम जियोलॉजी की बात करते हैं कि एक्सटिंक्शन इवेंट हुआ, तो आप कृपया ये मत सोचिएगा कि 50 साल में ही मर गए। 50,000 साल में, 2 लाख साल में, 4 लाख साल में, 10 लाख साल में, 50 लाख साल में होता है। ये हम नहीं सोच सकते, लेकिन पृथ्वी को उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी अपनी एक अलग रिदम चल रही है और वो रिदम तो विज्ञान ही पकड़ पा रहा है। आई होप आप बात समझ गए, द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन टाइम स्केल एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मुझे कमेंट थ्रेड में जरा फटाफट बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन टाइम स्केल एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। बताओ भाई बताओ, तभी मजा आएगा, उसके बिना तो मजा आना नहीं है। आई होप आप बहुत अच्छे से बताएंगे। यस और नो बताओगे ना भैया। तो प्यारे साथियों, दूसरा था लेट डेवोनियन, तीसरा था परमियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट। ये रहा, आप देखो ना वो ग्राफ एकदम से ऊपर जा रहा है, एकदम से स्पीसीज का एक्सटिंक्शन रेट। और वो बॉक्स में आप पढ़ते चलो, वर्ल्ड इन डेटा बहुत प्यारी साइट है यार, बहुत बढ़िया डेटा देता है। फोर्थ ट्रायसिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट, ये रहा। और फिफ्थ क्रिटेशियस पेलियोजीन एक्सटिंक्शन इवेंट, केटी इवेंट। समझ में आया आपको? ये रहा केटी इवेंट। तो ये केटी इवेंट जो है प्यारे साथियों, यही है जिसने डायनासोर्स को निपटा दिया और हम आगे आ पाए। 65 करोड़ साल 6.5 करोड़ साल पहले हुआ, 65 मिलियन ईयर्स। उसकी 3-4 थ्योरीज हैं कि ये डायनासोर क्यों मरे। कभी एक डेडिकेटेड सेशन ले लूंगा। आप में से कईयों ने सजेस्ट भी किया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, इस सीरीज में मैं भले इकोनॉमी पढ़ाऊं या एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़ाऊं या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप कमेंट में बताते चलिए कि सर आगे ये भी कवर कीजिए। बिंदास सजेशन लिखो, तभी मजा आता है। उसमें से मैं काफ़ी चीज़ें आने वाले महीनों में लेते भी जाऊंगा, मैं नोट भी करता हूं। तो आप प्लीज़ बताते चलिएगा। अच्छा दूसरा सेशन को लाइक और शेयर करना है भैया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब आप देखिए, डायनासोर के मरने के 3 से 4 अलग अलग थ्योरीज हैं। सबसे पॉपुलर थ्योरी वही है कि बहुत भारी भरकम चट्टान 10 किलोमीटर डायमीटर वाली घुस गई पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, जल नहीं पाई, जाके गिरी जो आज का मेक्सिको है वहां पर, चिकजुलूप क्रेटर बना, बहुत लंबा चौड़ा गड्ढा बन गया और वो युकाटन पेनिनसुला क्षेत्र में आज भी वो गड्ढा दिखता है। तो सबूत तो है कि आया तो था। और फिर फॉसिल इवेंट्स और उस सब से पता चलता है कि हाँ इसी से मरे होंगे। हालांकि पैरेलल में 2 थ्योरीज और भी हैं। जो भी है, वहां से मैमल्स के आने का रास्ता साफ हुआ, ये भी तय है। तो ये 5 एक्सटिंक्शन इवेंट हुए हैं। इन सब के पीछे तब तो इंसान थे नहीं, तो ये तो सारे नेचुरल कॉजेज से ही हुए हैं। इसका मतलब ये तो आते रहेंगे। अभी फिलहाल लेकिन क्या हुआ, इंसान लेकर आ गया है। अब आप देखेंगे दोस्तों, इन 5 में किस किस तरह के जीव थे जो पूरे पूरे साफ हो गए। और इनके साफ होने में इनको 2-3 मिलियन ईयर्स लगे। ऐसा नहीं कि रातों रात ही खत्म हो गए, लेकिन फिर वो गायब हो गए और उनकी जगह किसी दूसरे ने ले ली। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे फॉसिल्स पृथ्वी से मिलते हैं। पूरा लंबा चौड़ा इसका एक साइंस है, पेलियंटोलॉजी कहते हैं उसको। और जो वैज्ञानिक है उनको पेलियंटोलॉजिस्ट कहते हैं। खोद खोद के, अब आप तो पूरे एक्सरे मशीन्स ऐसी आ गई हैं कि वो पूरा नीचे ही बता देते हैं किस तरह का फॉसिल है, लेकिन फिर भी खोद के निकालते हैं। उसके पूरे म्यूजियम्स बने हुए हैं और ऐसी ऐसी चीजें पता चली हैं कि पूछिए मत। अब यहां एक टेक्निकल टर्म में आपको बता दूं जो एक अच्छा एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, द डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन एंड मास एक्सटिंक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। जी हाँ, ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो क्या फर्क है बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन और मास एक्सटिंक्शन में? देखिए, दोनों चीजों में जो फर्क है वो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे ऑलरेडी लिख दिया है, देख लो एक बार जरा ध्यान से। बेसिकली दोनों के बीच का फर्क यह है मेरे प्यारे साथियों, बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि विलुप्तीकरण की जो दर है उसको हम सामान्य एक्सटिंक्शन रेट भी कह सकते हैं। The number of species that would normally go extinct based on non-anthropogenic, non-human factors। मतलब प्रकृति में जो सामान्य रूप से स्पीसीज आती हैं जाती हैं, ये चलता ही रहता है। इसमें कोई स्पीसीज की अपनी खुद की रिप्रोडक्टिव फिटनेस खत्म हो गई तो वो खत्म हो जाती है। लेकिन मास एक्सटिंक्शन बिल्कुल अलग चीज है। वो ये है, कुछ ऐसी भयानक दुर्घटना हो गई, 70, 75, 80% उस वक्त मौजूद स्पीसीज जियोलॉजिकली शॉर्ट पीरियड में खत्म हो गई। अब जियोलॉजिकली शॉर्ट पीरियड समझाने के लिए मैंने पहले बताया, जियोलॉजिकल टाइम का मतलब होता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन ईयर्स। इंसान 70 साल 80 साल जीता, उसको लगता मैं ही महान, मैं ही राजा। इंसान की कोई औकात ही नहीं है। विज्ञान के हिसाब से आप देखो, पृथ्वी पे हम इंसान कुछ हजार साल बाद अगर खत्म हो गए, इंटरप्लैनेटरी नहीं बन पाए, जैसा मस्क सोच रहा है मार्स भी बता दूंगा, हमारा नामो निशान भी नहीं बचेगा। और पृथ्वी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना है, वो आगे बढ़ती चली जाएगी। देखिए, इस पे बहुत अच्छी थ्योरी होती, व्हेन वी डाई, एक बहुत अच्छी किताब आई थी कि मान लो आज इंसान गायब हो जाए, है ना। एक बहुत अच्छी किताब थी, वर्ल्ड बेस्ट सेलर बन गई थी। सपोज आप सुबह उठे और आपको दिखा दुनिया भर से होमोसेपियन गायब हो गए हैं, आप भी गायब ही हो जाओगे फिर।
फिर क्या होगा इस पृथ्वी का, उसमें उसने पूरा बताया था कि पहले 10 दिन में क्या होगा, 30 दिन में क्या होगा, 2 महीने में क्या होगा, 6 महीने में क्या होगा, 1 साल, 10 साल, 100 साल, और उसका निष्कर्ष यह था कि 100 साल के बाद नामो निशान भी नहीं मिटेगा सभ्यता, बचेगा सभ्यता का। सब तरफ वेजिटेशन और जानवर आ जाएंगे, इतना फास्ट नेचर रिक्लेम करता है। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको? तो बैकग्राउंड एक्सटिंक्शन यानी नॉर्मल, और मास एक्सटिंक्शन का मतलब दे धनाधन 75% ही गायब हो गए 10 लाख साल में, 20 लाख साल में। ये दोनों के बीच का अंतर होता है, इसको ध्यान रखना। तो अभी तक के 5 मास एक्सटिंक्शन आपके सामने हैं। इसके पिछले वाला जो वो एंशिएंट था साइनोबैक्टीरिया वाला, याद आया ना आपको? उसके बाद 5, और अब जो दुनिया में झगड़ा चल रहा है कि आज की जो हमारी हिस्ट्री है, क्या इसको होलोसीन एक्सटिंक्शन यानी एंथ्रोपोसीन कहना है या नहीं, पिछले 12,000 साल। और हो सकता है आगे चल के हम इसको 6th एक्सटिंक्शन इवेंट बोलना शुरू कर दें, लेकिन अभी ये 50-50 है। जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं, एंथ्रोपोसीन वर्किंग ग्रुप इंटरनेशनल कमीशन ऑन स्ट्रेटिग्राफी ने बनाया था कि भाई तय कर लो कि इसको एंथ्रोपोसीन इपॉक बनाना है कि नहीं क्रोनोस्ट्रेटिग्राफिक चार्ट में। तो पृथ्वी के 455 करोड़ साल की उम्र को इस क्रोनोस्ट्रेटिग्राफिक चार्ट में इंगित किया जाता है। अब उसमें झगड़ा चल रहा है कि वर्तमान पिछले 12,000 साल जब से इंसान आया लास्ट आइस एज के बाद से, तो क्या इसको एंथ्रोपोसीन नाम दे या नहीं। अभी तक टेक्निकली नहीं दिया है, अभी हम होलोसीन में ही हैं। आ गई बात समझ में? तो अगर दे देंगे तो ये तो मानव अपनी बहुत बड़ी गलती को स्वीकार रहा होगा। ठीक है, तो ये एक खूबसूरत चार्ट है जो पृथ्वी की पूरी कहानी बता रहा है। कितने इयॉन्स आए पृथ्वी पे? पहला था हेडियन इयॉन, दूसरा था आर्कियन इयॉन, तीसरा था प्रोटेरोजोइक इयॉन, चौथा जिसमें आप और मैं हैं आज फेनेरोजोइक इयॉन। इयॉन के अंदर होते हैं एरा। फेनेरोजोइक में ए बी सी आपको अलग अलग एरा दिख रहे हैं, पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक। एरा में होते हैं पीरियड, तो सीनोजोइक में थे डी और ई 2 पीरियड, पेलियोजीन, नियोजीन। पीरियड में होते हैं एपॉक, तो इसमें आपको क्वार्टरनरी और प्लेस्टोसीन, होलोसीन दिखेगा। तो इयॉन, एरा, पीरियड, एपॉक। आ गया समझ में? इस तरह से पृथ्वी पे जीवन आगे चलता चला है। लेकिन एक ऐसा कमाल कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के नाम का हुआ जिसमें यह पता चला कि आज से 60 करोड़ साल पहले, 55 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन में विस्फोट हो गया। मतलब ऐसी वैरायटी आई, अचानक से आई कि वैज्ञानिक अचरज में पड़ गए और उन्होंने उसको नाम दे दिया कैम्ब्रियन धमाका। कैम्ब्रियन पीरियड 450 करोड़ साल पुरानी हमारी पृथ्वी के इतिहास का टर्निंग पॉइंट है, जो आज के हमारे फॉसिल पीरियड के मैक्सिमम, फॉसिल रिकॉर्ड के मैक्सिमम एनिमल्स यहीं से दिखाई देते हैं, और इसीलिए इसका नाम दिया गया कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। तो आप इस बात को समझेंगे कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के समय से वैज्ञानिकों ने यह पूरा पृथ्वी का डायग्राम बनाया। पेनोशिया, ये 60 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसे दिखती थी दादा। 52 करोड़ साल पहले पृथ्वी ऐसी दिखती थी, ये गोंडवाना, इंडिया यहां चिपका हुआ था। इंडिया की जो प्लेट है ना, ये अलग अलग समय पे अलग अलग जगह चलती रही है, और इस प्लेट में कई चीजें जुड़ी, टूटी, जुड़ी, पृथ्वी तो पूरी हिलती रही है, सारा ढांचा ही बदलता रहा है। मैंने बताया ना टेक्टोनिक हिलता है। हमारी इंडिया प्लेट में क्रेटॉन्स हैं, क्रेटॉन यानी अरबों साल पुराने स्टेबल चट्टानें अभी हैं। कुछ क्रेटॉन, धारवाड़ क्रेटन है, ये है, वो है, वो है। और हमारे यहाँ 2 बहुत पुरानी माउंटेन रेंजेस हैं। कौन कौन सी हैं बताओ कमेंट थ्रेड में। एक तो उत्तर पश्चिम की तरफ है, एक दक्षिण में भी है, और इनमें सबसे पुरानी कौन सी है कमेंट थ्रेड में बताना, है ना। तो ये मेरा आपसे सवाल है, विच आर द 2 ऑफ द मोस्ट एंशिएंट माउंटेन रेंजेस इन इंडिया टुडे, मॉडर्न इंडिया। तो ये अलग अलग समय दिख रहा है आपको। इन सभी में आप ये देख सकते हैं सारी प्लेटें यहां वहां घूमती रही हैं, और आज भी घूम रही हैं। तो 10 करोड़ साल पहले के बाद पृथ्वी का ढांचा पूरा बदल चुका होगा, और उसमें इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। दिस इज बियॉन्ड मैनकाइंड। ये जो एवोल्यूशन का बर्स्ट आया 54 करोड़ साल पहले से, उसने क्या किया, समुद्र में इतने वैरायटी के जानवर आ गए। ये देख रहे हो ट्राइलोबाइट्स की वैरायटी, अनबिलीवेबल। इन सबके जीवाश्म मिल चुके हैं दादा। और ये पीरियड जो है ये लगभग 6 करोड़ साल तक चलता रहा, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन का। तो ऐसा कहा गया कि ये ऐसा क्यों हुआ होगा कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। आप देख रहे हैं इसमें ये इंसान का मैंने आकार दिया, ये मत सोचना कि इसका भी फॉसिल मिला। और अलग अलग जानवरों के आकार आप देख रहे हैं, मैसिव वैरायटी ऑफ लाइफ। तो लाइफ एकदम से स्पीड अप क्यों हो गई, इस पे बहुत रिसर्च हुआ है, और अल्टीमेटली यही कहना है
कि भैया 300 करोड़ साल पहले तो सिंगल सेल्ड ही चलते रहे, जैसे ही ऑक्सीजन बढ़ा हमारे एनवायरनमेंट में, अधिक जटिल मल्टी सेल्यूलर लाइफ बनाने की प्रोसेसेस चालू हो गई और उसी की वजह से कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन आया। ये लेटेस्ट थ्योरी है। बात समझ में आई आपको? आपके पास कोई दूसरी थ्योरी हो तो जरूर शेयर कीजिए। आज के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1, 2, 3 अच्छे से सॉल्व करना, क्या पता एग्जाम में आ जाए। और ये रहा आज का हमारा subjective question. If the Anthropocene is real, what is mankind's chances of making safely to the 22nd century as on date? Explain with logical facts. प्यारे साथियों, अगर आपको सब अच्छा लग रहा हो तो कंट्रीब्यूट करते चलिएगा, इस लिंक पे जाके आप कर सकते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मजा आया कि नहीं? सबसे बढ़िया क्या लर्निंग रही ये बताओ? सेशन को लाइक और शेयर कर लो, चैनल से जुड़ जाओ। अब हम सोमवार से फिर से सीरीज इकोनॉमी, एसएनटी, एनवायरमेंट के लाएंगे। इकोनॉमी के लिए भी बहुत प्यारा टॉपिक चुन लिया गया है और एसएनटी में तो मैं इंटरस्टेलर का पूरा एनालिसिस आपको देने वाला हूँ। एनवायरनमेंट में क्या पढ़ना चाहोगे नेक्स्ट वीक जरूर बता दो। सुबह मैं आपको हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस, करंट अफेयर एनालिसिस देता हूँ, वो पूरी सीरीज आप देख रहे हैं अच्छे से। दोपहर को हमारे साथी पीआईबी का एनालिसिस देते हैं, अच्छे से करते चले। अब हम आपसे मंडे को मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।